तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप मुझे याद तो जय हिंद गाइस आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसी क्राइम तक के एपिसोड में एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको काफ़ी पहले। एक भारतीय जासूस, रॉ का एजेंट, जो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान में शादी करता है और फिर भारत के लिए काफ़ी अहम जानकारी पाकिस्तान से भेजता है, अपनी जान को ख़तरे में डालकर। रविंदर कौशिक नाम था उस जासूस का, और उसकी जाबाजी और रविंदर कौशिक की इस जासूसी के लिए काफ़ी सराहा गया। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक ने तारीफ़ की थी। रॉ का नाम ऊंचा किया तो एक कहानी वो थी। इसी रॉ की जो अपनी खुफिया एजेंसी है, इस कहानी का एक दूसरा पहलू है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये रॉ के लिए एक तरह से काला अध्याय भी है, धब्बा भी था। और दूसरा, जिस तरीके से अपने ही घर में छुपे एक भेदिए को पकड़ना था, उसको पकड़ने में एक नाकामी जो थी, वो भी इस कहानी के ज़रिए पता चलती है। तो एक रविंदर कौशिक जाबाज जासूस रॉ का, और एक दूसरा जासूस इसी रॉ से जुड़ा हुआ जो डबल एजेंट था। मतलब काम रॉ के लिए भी करता था, लेकिन साथ साथ वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए भी काम करता था। मतलब वो दो देशों के लिए जासूसी कर रहा था, और ये सब कुछ पैसे के लिए था। वो रविंदर कौशिक और इस धोखेबाज और एक तरह से देशद्रोही बल्कि कहें, क्योंकि देश के ख़िलाफ़ जाकर आप डबल एजेंट बना, अमेरिका की CIA के लिए भी जासूसी की। इसका नाम रविंदर सिंह। तो थोड़ा सा नाम मिलता है, लेकिन कर्म दोनों के बहुत अलग अलग है। ये कहानी है रॉ के एक ऐसे जासूस की जिसने हिंदुस्तान को धोखा दिया और डबल एजेंट के तौर पे काम किया। नाम रविंदर सिंह। रविंदर सिंह इंडियन आर्मी में पहले था और तरक्की करते करते जनरल के पोस्ट तक पहुंचा। तो आर्मी में वो जनरल था, फिर उसने वॉलंटरी आर्मी छोड़ी और फिर रॉ के साथ जुड़ गया। 80 के दशक में रॉ में अलग अलग पदों पे काम किया और फिर आखिर में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, रॉ का संयुक्त सचिव। कहानी शुरू होती है 2004 अप्रैल का महीना। दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में एक दिन अचानक बड़ी तेज़ हलचल होती है। शाम के वक्त जो डेस्क पे सारे काम करते हैं उन सभी का टाइम फिक्स होता है। तो रॉ के दफ्तर में उस दिन भी शाम के वक्त छुट्टी का वक्त हो गया, सभी के घर जाने का वक्त हो गया। अब रॉ के हेडक्वार्टर से सारे स्टाफ एक एक कर बाहर निकल रहे हैं घर जाने के लिए। लेकिन उस दिन बाहर एंट्री गेट पे काफ़ी भीड़ थी, और उसकी वजह ये थी कि लोग निकल कर सीधे अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ नहीं रहते, घर नहीं जा रहे थे, बल्कि गेट पे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस थे जो उनकी तलाशी ले रहे थे। मतलब रॉ हेडक्वार्टर से निकलने वाले हर शख्स की बाकायदा तलाशी ली जा रही थी। और ये रॉ के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि रॉ के हेडक्वार्टर में, जहाँ टॉप से लेके रॉ के चीफ से लेके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल बड़े बड़े अफसर, डेस्क, फील्ड स्टाफ सभी बैठते हैं, उन सभी की तलाशी ली गई। और इसमें कोई सीनियर और जूनियर नहीं, जो बड़े अफसर थे उनके भी, जो छोटे थे उनके भी। तो पहली बार लोग भी चौंक रहे थे कि रॉ के हेडक्वार्टर में ये क्या हो रहा है, अपने ही जासूसों की तलाशी क्यों ले जा रही है, इस जासूसी हेडक्वार्टर में काम करने वाले लोगों की तलाशी क्यों ले जा रही है। और हर एक के बैग को खंगाला जा रहा था, खास तौर पर जो लोग अपना बैग या ब्रीफकेस लेकर बाहर निकल रहे थे। उस दिन इसी दफ्तर में रविंदर सिंह भी बैठे हुए थे। घर जाने से पहले रविंदर सिंह अपने ड्राइवर को फ़ोन करते थे कि गाड़ी लेकर आ जाओ दरवाजे पर। उस दिन भी रविंदर सिंह ने ड्राइवर को फ़ोन किया तो ड्राइवर ने बताया कि बाहर में थोड़ी सी गाड़ियों की कतार लगी हुई है, क्योंकि तलाशी चल रही है। रविंदर सिंह भी थोड़ा चौंके कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि रॉ के अंदर ही तलाशी ली जा रही, जो लोग निकल के घर जा रहे हैं उन सभी के बैग और बाकी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। तो ड्राइवर के ज़रिए रविंदर सिंह को ये जानकारी मिल गई कि आज गेट पे तलाशी ली जा रही है और तलाशी सभी की होगी। इसके बाद रविंदर सिंह की बारी आती है। घर जाने के लिए वो गेट पे पहुंचते हैं। बाकी लोगों की तरह रविंदर सिंह की भी तलाशी ली जाती है, ब्रीफकेस देखा जाता है, लेकिन उस ब्रीफकेस से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे रविंदर सिंह को शक के घेरे में लाकर खड़ा किया जाता। बात आई गई होगी। एक हफ्ते के बाद रॉ के तमाम आला अफसरों की एक मीटिंग होती है।
उस मीटिंग में उस वक्त रॉ के जो चीफ थे अपने इंडिया में, मिस्टर CD सहाय, वो मौजूद थे और उस मीटिंग में इस तलाशी का मुद्दा उठता है। इस मीटिंग के दौरान रविंदर सिंह काफ़ी गुस्से में बातें अपनी रखता है और कहता है कि ये बड़ा गलत है, कम से कम सीनियर लोगों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया ऐसा होना नहीं चाहिए। और उस तलाशी का विरोध करते हुए उस मीटिंग से वो उठकर चला जाता है। बाद में पता चलता है दरअसल उस दिन अप्रैल 2004 में रॉ के हेडक्वार्टर पे पहली बार इस तरह की तलाशी जो ली गई थी वो सिर्फ एक शख्स के लिए ली गई थी और वो वही रविंदर सिंह था। लेकिन उसके ब्रीफकेस से कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला उसकी वजह शायद ये थी कि उसने ड्राइवर से जब कहा कि गाड़ी लेकर आओ तो ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे भीड़ है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है क्योंकि तलाशी ली जा रही है। और ये बात रविंदर सिंह को इस तरह पता चली और कोई भी डॉक्यूमेंट या ऐसी चीज़ वो अपने साथ लेकर नीचे नहीं उतरा, इसलिए उस दिन उसके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं है। अब सवाल ये था कि रविंदर सिंह की तलाशी क्यों ली जानी थी। यहीं से कहानी शुरू होती कि रविंदर सिंह की क्यों। हुआ ये कि रॉ में पिछले कई वक्त से एक सुगबुगाहट चल रही थी कि अपना कोई बंदा है जो भेदिया है, खबरों को लीक करता है। और धीरे धीरे जब जांच हुई तो जांच में कहीं ना कहीं शक के घेरे में रविंदर सिंह आया। इसी के बाद फिर रॉ ने अपनी ही एक सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट है इनकी, CIU, उसको लगाया इस काम पर कि रविंदर सिंह की थोड़ी सी जासूसी की जाए और देखा जाए कि ये क्या करता है। तो रविंदर सिंह के कार को बक किया गया, मतलब उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए जिससे कार के अंदर ड्राइवर या वो बैठे तो बातचीत जो भी हो वो सुनाई दे। मौका देख के घर के अंदर भी इस तरीके के इक्विपमेंट्स लगाए गए, कैमरे लगाए गए, सर्विलांस पे पूरा घर था कि घर में वो क्या करता है। यहाँ तक कि रविंदर सिंह के घर के बाहर जहाँ से वो सब्ज़ी और बाकी चीज़ें आती थी, उन सब्ज़ी वाले में भी रॉ के ही लोग थे जो सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट के थे, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के। तो सब्ज़ी वाला भी एक तरह का जासूस, जो रविंदर सिंह के घर पे न्यूज़पेपर अखबार आता वो देने वाला हॉकर भी जासूस, साफ़ सफाई के लिए जिसे भेजा जाता वो भी जासूस, यहाँ तक कि जो पोस्टमैन था उसको भी वो भी जासूस। और ये सारे काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के लोग थे। इस तरीके से रविंदर सिंह की सारी चीज़ों पे, हरकतों पे नज़र रखी जाने लगी और ये उम्मीद की जाने लगी कि एक बार इसे देखा जाए कि ये किसी विदेशी से मिलता है कि नहीं। लेकिन लंबा वक्त गुजरा, किसी विदेशी से रविंदर सिंह मिला ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा धक्का लगा, बट जांच जारी थी। इसी दौरान में जो रॉ का हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो फोटोकॉपी की मशीन है, अक्सर ये देखा गया कि रविंदर सिंह बहुत सारे फ़ोटोकॉपी किया करता था। कुछ कॉपी ऐसे भी उसने किए जिससे उसके डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पे शक हुआ। इसी के बाद रॉ ने फ़ोटोकॉपी मशीन में भी एक ऐसे इक्विपमेंट लगाए कि जो भी शख्स उस फोटोकॉपी मशीन पे कोई भी कॉपी करता, उसकी एक कॉपी अपने आप उसमें मतलब स्टोर हो जाती। कोई एक क्या कॉपी निकाला, लेकिन एक कॉपी उसके अंदर अपने आप इस तरीके की उसमें चीज़ें थी कि वो कॉपी उसमें सेफ हो जाती। इसके बाद जब रविंदर सिंह अपना दफ्तर से वापस चला जाता है शाम को घर, तो फिर मास्टर की से खोल कर और बाकायदा उस फोटोकॉपी मशीन को ऑन किया जाता और देखा जाता कि दिन भर में उसने क्या क्या चीज़ें फ़ोटोकॉपी की। तो उस दौरान में पता चला कि ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, खुफिया डॉक्यूमेंट्स उसने किए हैं फ़ोटोकॉपी, जिनका उसके डिपार्टमेंट या उसकी इन्वेस्टिगेशन या उसके फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे उन देशों की हैं जिससे रविंदर सिंह के डिपार्टमेंट का मतलब नहीं था। यहाँ पे कान खड़े होते हैं। अब इसके बाद जब घर पे उसके फिर सर्विलांस लगाया जाता है, कैमरे लगाए जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन फिर एक रोज़ उन्हीं कैमरों के ज़रिए पता चलता है, जब रविंदर सिंह घर पे नहीं था और उन चीज़ों को खंगाला गया, कि असल में वो किसी विदेशी से नहीं मिलता, घर में कोई ऐसी बात नहीं करता। तो पता नहीं चल रहा था कि ये आदमी शक के घेरे में रखा कि नहीं रखा जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे इस तरह के। तो उस घर में जब सर्विलांस कैमरा लगाया गया तब पहली बार एक चीज़ सामने आई पकड़कर, वो ये कि वो वेब कैमरे की मदद से, ना वो विदेशियों को मिलता, ना किसी को डॉक्यूमेंट्स देता, ना अनजान आदमी को देता, बल्कि फ़ोटो कॉपी करने के बाद ऐसे सारे खुफिया डॉक्यूमेंट्स को वो घर लाता और घर आने के बाद वो वेब कैम के ज़रिए, FTP एक टेक्निकल वर्ड है जिसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं सारे फुटेज, तो वेब कैम के ज़रिए वो FTP से
इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजता था। जब ये चीज़ें सामने आई तो फिर पुख्ता हो गया कि रविंदर सिंह एक डबल एजेंट है, क्योंकि जो सारी चीज़ें वो भेज रहा था वो CIA को भेज रहा था, अमेरिकी खुफिया एजेंसी को। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, श्रीलंका से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, बांग्लादेश से रिलेटेड, और शक शुरू हुआ था असल में उसको इराक से लेकर, क्योंकि इराक को लेके कुछ ऐसी सूचनाएं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था, वो भी उसने ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। तो अब सर्विलांस और कैमरे की मदद से ये साबित हो गया कि रविंदर सिंह एक डबल एजेंट है। जब सारे पुख्ता सबूत मिल गए तो फिर इसके बाद बाकायदा रॉ के चीफ ने उस वक्त के जो NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जैसे अभी अजीत डोभाल है, उस वक्त ब्रजेश मिश्रा जी थे, तो उनसे ये बात कही गई कि एक इस तरह का जॉइंट सेक्रेटरी रविंदर सिंह जो डबल एजेंट है, CIA के लिए काम करता है, और उसे गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये फैसला लेने में देरी कर दी, क्योंकि उसी वक्त मई में चुनाव था 2004 में, और ऐसा लगा कि अब इस तरह की बात आए कि रॉ में ही इस तरह के घुसपैठिए हैं, डबल एजेंट हैं, तो सरकार की किरकिरी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इलेक्शन में मुद्दा बन सकता है। तो इसीलिए उस फैसले को चुनाव तक के लिए टाल दिया गया। इस बीच में हुआ यह कि रविंदर सिंह को शक हो गया कि उसकी निगरानी की जा रही है, और ये शक इसलिए हुआ कि उसने एक बार रॉ के अपने सीनियर अफसरों से कहा कि उसके घर की सफाई की जाए, क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर में कुछ ऐसे बग्स या इक्विपमेंट्स हैं जिनके ज़रिए उसकी जासूसी कराई जा रही है। तो रॉ तक ये बात आला अफसरों तक पहुंची। 2 हफ्ते पहले, ये बात है मई की, अप्रैल एंड से पहले 2004 पता चल गया रविंदर सिंह को कि उसके ऊपर शक किया जा रहा है और उसकी निगरानी की जा रही है, और काउंटर इंटेलिजेंट यूनिट उसकी मुखबिरी कर रही है। इसी के बाद जब उसे डाउट हुआ तब उसके घर के इर्द गिर्द और निगरानी बढ़ा दी गई, क्योंकि इधर NSA से उसकी गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी गई थी, हालांकि वो मिली नहीं, लेकिन कभी भी मिल सकती थी, वो भाग ना जाए, तो उसके घर के बाहर निगरानी बढ़ी थी। 6 मई 2004 की रात को इसी तरह निगरानी हो रही थी दिल्ली में उसके घर के बाहर। शाम के बाद उस घर से रविंदर की वाइफ अपने एक रिलेटिव के साथ निकलती, उनका नाम परमिंदर था, रविंदर की बीवी का, और ये अपने एक रिलेटिव के घर जाती है, लेकिन रविंदर सिंह नहीं निकलता, वो घर में ही था। उसके बाद रात होने से पहले रविंदर की वाइफ लौट आती है घर। अब निगरानी पूरे घर में अभी भी है। इसके बाद न घर से कोई बाहर आता है, न घर के कोई अंदर जाता है। रात ढलती है, सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह हुई तो अजीब सी चीज़ ये हुई कि जो आम तौर पे सुबह का रूटीन था वो उस दिन उस घर से गायब था। घर के अंदर कोई हलचल नहीं थी। हस्बैंड वाइफ में से कोई बाहर वॉक करने भी नहीं आए, न घर के अंदर लाइट बंद करने या ऐसी कोई हरकत हुई। तो जैसे ऐसे सुबह आगे बढ़ती रही तो बाहर खड़े हुए जो जासूस थे उन्हें शक हुआ कि घर के अंदर कोई हलचल नहीं है, माजरा क्या है। इसी के बाद सच्चाई पता लगाने के लिए घर के अंदर का इसी रॉ के एक काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के एक शख्स को पोस्टमैन बनाकर घर के अंदर भेजा गया घंटी बजाने के लिए कि देखे क्या हुआ। वो घंटी बजाता, घर से नौकर निकलता है, वो पूछते हैं कि कहाँ है, ये डाक है। तो नौकर बताता है कि साहब और मेम साहब दोनों पंजाब एक रिलेटिव के यहाँ शादी में चले गए। अब ये सुनते ही वहाँ खड़े हुए तमाम जासूसों की हवा ख़राब हो जाती है, इसलिए कि पूरी रात से वो निगरानी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, घर के अंदर से कोई नहीं गया, घर के बाहर कोई नहीं आया, और ये दोनों गायब। अब पता चल रहा है कि पंजाब चले गए हैं। बात ऊपरी अफसरों तक दी जाती है, वाकई दोनों घर से गायब थे, इन्हें ढूंढा जाता है, मिलते नहीं। अब इधर होता यह है कि ये दोनों घर के पिछले रास्ते से रात के अंधेरे में ही निकल जाते हैं, रविंदर सिंह और उसकी बीवी, और दोनों वहाँ से सड़क के रास्ते अपने एक रिश्तेदार के साथ यूपी होते हुए नेपाल बॉर्डर पहुँचते हैं। नेपाल बॉर्डर पहुँचने के बाद वहाँ से ये लोग पहले तो एक होटल में ठहरते हैं जो पहले ही से बुक था, और उसके बाद उस होटल से निकलने के बाद फिर ये दोनों जिस होटल में रुके वहाँ पे एक स्नेहा होटल था काठमांडू के बाहर, तो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में दाखिल होते हैं, फिर स्नेहा होटल में रात गुजारते हैं। अगले दिन नेपाल के US एम्बेसी में, अमेरिकी दूतावास में एक CIA का एजेंट काम करता था जिसका नाम था डेविड वसाला।
डेविड वसाला से मुलाकात होती है, क्योंकि डेविड वसाला ही रविंदर सिंह का हैंडलर था। इसके बाद डेविड वसाला अमेरिकन एम्बेसी की मदद से रविंदर सिंह और उसकी बीवी परविंदर, इन दोनों के नाम एक दूसरे नाम से पासपोर्ट बनाता है। जो नया नाम दिया गया रविंदर सिंह को, वो दिया गया राजपाल शर्मा, और उसकी वाइफ को दीपा शर्मा। इन दोनों के नाम पे यूएस का एक पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट बनाने के बाद यूएस का वीज़ा दिया जाता है, और 7 मई 2004 को, यानी 6 मई को ये लोग नेपाल पहुँचे, 7 मई को ही ये दोनों ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से काठमांडू से निकल जाते हैं, और फिर अलग अलग होते हुए यूएस पहुंच जाते हैं। तो दिल्ली से निकले, काठमांडू पहुंचे, और काठमांडू से निकलकर यूएस पहुंच गए। अब यहाँ पे हड़कंप मच गया, क्योंकि रविंदर सिंह, जिसके खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे, सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली, इसलिए गिरफ्तार नहीं हो पाया और वो गायब हो गया। तो एक तो बड़ी रॉ की फजीहत ये हुई कि इतनी बड़ी निगरानी काउंटर इंटेलिजेंट यूनिट के तमाम लोग लगे हुए हैं घर में, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, सारे लोग घर की निगरानी कर रहे हैं, और उसके बावजूद रविंदर सिंह इस आसानी से निकल जाता है। इसको लेके बड़ी फजीहत हुई थी उस वक्त की, एक बड़ी गलती थी रॉ के हिस्से की। खैर, ये वहाँ से पहुँच जाता है। इसके बाद रॉ को अपने लेवल पे खबर मिलती है कि नेपाल में यूएस एम्बेसी के थ्रू डेविड वडाला की मदद से ये गया है। तो फिर रॉ के चीफ यहाँ पे CIA के जो स्टेशन अफसर से उनसे पूछते हैं बाकायदा कि क्या आप लोग रविंदर सिंह को ले गए हैं और आपने उसको शेल्टर दिया है। वो साफ जाहिर सी बात, इनकार करना था, कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ चला जाता है। इस दौरान में सरकार को खबर पड़ती है। सरकार भी फिर कहती है कि हटाओ इसको, बाद में देखेंगे। चला गया, कम से कम सरदर्द छूटा। चुनाव का मामला था, 7 मई 2004 को गया, और चुनाव शायद 14-15 मई को होना था। तो उस वक्त सारे लोग चुनाव में ही बिजी थे। तो इस मुद्दे को एक तरह से दबा दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीता। उधर रविंदर सिंह जब यूएस पहुंचा तो CIA ने उसको उस वक्त तो हाथों हाथ लिया, लेकिन फिर 2004 ख़त्म होते होते ही CIA ने रविंदर सिंह से अपना पल्ला झाड़ लिया। रविंदर सिंह की एक बेटी भी यूएस में रहती थी और वो वहीं पढ़ रही थी। इत्तेफाक से जब रविंदर सिंह दिल्ली में था 2003 में, एक बार उसने रॉ के चीफ से इजाज़त मांगी थी कि उसकी बेटी की मंगनी है, यूएस में उसे जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उस पर डाउट था कुछ, तो इसलिए रॉ चीफ ने उसे यूएस जाने से इजाज़त देने से मना कर दिया था। खैर, बाद में वो पहुंचा। 2004 जब तक CIA के वो काम खाता तब तक ठीक था। अमेरिका पहुंचने के बाद CIA ने भी उससे 2004 के एंड में अपना हाथ खींच लिया। जो उसे पैसे देते थे वो पैसे देना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसको वहाँ पे एक शेल्टर देना और वो बाकी चीज़ें, उसमें भी अपना हाथ खींच लिया। छोटे मोटे काम करके रविंदर ने अपना गुजारा किया। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। फिर उसकी खबर आती है 2016 में। 2016 में खबर आती है कि रविंदर वहाँ के एक मैरीलैंड इलाके में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और उसकी मौत हो गई। ये खबर रॉ तक ही पहुँचती है। तो 2004 से लेकर 2016 12 साल तक रविंदर अमेरिका में रहा, लेकिन कहते हैं कि CIA ने जब हाथ खींच लिया, क्योंकि वो किसी काम का नहीं था, उसके बाद वो बड़े बुरे दिनों में उसकी हालत गुजरी। पैसे की सख्त तंगी थी। एक CIA के एक एजेंट की कंपनी चलती थी, वहाँ भी वो काम करना चाहता था, लेकिन CIA के कहने पे वहाँ पे उसे काम नहीं मिला। तो पाई को मोहताज हो गया था एक तरह से, और बड़े बुरे दिनों में उसने आखिरी वक्त गुजारे। और 2016 में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। हालांकि रोड एक्सीडेंट ही था या फिर CIA ने उसका कत्ल करवाया, ये मालूम नहीं था। अब सवाल ये था कि रविंदर सिंह को CIA ने फंसाया क्यों और कैसे। तो उसकी दो वजह थी। इस कहानी की शुरुआत होती है जड़ में जो थी 1970-71। तब कहते हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान और उसको लेके और बांग्लादेश का जो सारा कुछ हुआ, तो अमेरिका थोड़ा सा, उस वक्त निक्सन सरकार थी, वो चाहती थी कि भारत सरकार में उसके अपने भेदिए हों जो पल पल की जानकारी दे। तो ऐसा हुआ नहीं, बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी मिली नहीं। लेकिन कहते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री भी था जिसे कहा गया था कि वो CIA का एजेंट है, और बाकायदा इसको लेके बहुत उस वक्त बातें भी हुई थी। और वॉशिंगटन पोस्ट तक ने एक खबर छापी थी 89 में, और उसमें कहा था कि वो कौन कैबिनेट मिनिस्टर है जो इंदिरा गांधी की सरकार में है और CIA का एजेंट है। लेकिन ये था कि ये बातें उठी थी कि इंदिरा गांधी की सरकार में उस वक्त एक मंत्री ऐसा था जो CIA के लिए काम करता था, लेकिन कौन, इसका खुलासा कभी नहीं हो पाया। तो वहाँ से CIA घुसपैठ करना चाहती थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, वक्त बीतता गया। इसी दौरान में 1998 में पोखरण में भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया,
और ये परीक्षण भी CIA के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी। उसकी वजह ये थी कि CIA को इस भारत के परमाणु परीक्षण की भनक तक नहीं लगी और भारत ने कर दिया। अगर अमेरिका को पता चल जाता तो शायद ये परीक्षण हो नहीं पाता, क्योंकि अमेरिका का दबाव आता, बहुत सारे आर्थिक सैंक्शन, पाबंदी, बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन CIA को इस परीक्षण की भनक तक नहीं लगी, तो ये भी CIA के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और इसी के बाद CIA ने खोज शुरू की और ये खोज ख़त्म हुई उसकी जाकर रविंदर सिंह पर। रविंदर सिंह जब पोस्टेड बाहर था तब हॉलैंड में, तब कहते हैं हनी ट्रैप के ज़रिए CIA ने रविंदर सिंह को फांसा था। हॉलैंड में ही एक CIA की महिला जासूस जिसने रविंदर सिंह को अपने जाल में फंसाया और फिर धीरे धीरे इस तरह से फंसाया कि रविंदर सिंह इस जाल से निकल नहीं पाया। तो अब वही करना था जो CIA कहती और फिर वो धीरे धीरे करता गया। अपने जूनियर, अपने बाकी साथियों से रविंदर सिंह इन्फॉर्मेशन निकालता, उन्हें कहते हैं पार्टियाँ देता बड़े बड़े होटलों में, घर पर, और उसके बाद इसी पार्टी के बहाने फिर उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता और ये इन्फॉर्मेशन वो CIA तक पहुँचाता। तो वहाँ से उसने ये घेरा बनाया था और कहते हैं कि काफ़ी पैसे मिले थे इसके लिए। लेकिन आखिर में हुआ ये कि जिस CIA ने पहले फंसाया, फिर देश के साथ गद्दारी करने के लिए मजबूर किया, वापस अमेरिका तक ले गया, लेकिन उसी CIA ने डंप कर दिया। क्योंकि जासूसी की दुनिया का ये काम ही ऐसे ही कि जब तक आप काम के हैं तब तक काम के हैं, जब तक नहीं हैं तब फिर आप बेकार हैं। हालांकि ये जासूसी नहीं, मुझे लगता है दुनिया के कई और भी पेशे हैं जिसमें शायद ये फार्मूला चलता है कि जब तक आप काम के हैं तभी तक काम के हैं, फिर आपको कोई पूछता नहीं है। तो इससे नसीहत और मैसेज ये मिलता है कि आप हमेशा अपने आप को इस लायक बना के रखें कि सामने वाले को आपकी ज़रूरत पड़े। जिस दिन उसे लगेगा कि आप उसके काम के नहीं हैं, आपको उठा कर फेंक देगा। तो सेम रविंदर सिंह के साथ भी हुआ। CIA ने डंप कर दिया और आखिर में बड़ी मतलब खस्ता माली हालत के दौरान उसकी मौत हुई। भारत ने, रॉ ने कभी माफ़ नहीं किया, लेकिन 12 साल अमेरिका में रहने के दौरान भी रविंदर सिंह ने कभी उसे शायद गिल्टी फील नहीं हुई, क्योंकि कभी उसने माफ़ीनामा नहीं भेजा, न ये कहा कि वो यहाँ पर आकर अपने जुर्म को कबूल करना चाहता है। हाँ, जब वो यहाँ से भागा था तब उसी महीने 2004 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको सर्विस से बाहर कर दिया था और बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि जब रॉ ने उसकी सारी चीज़ें लिखी थी। तो बल्कि 5 जून 2004 को रविंदर सिंह को सर्विस से बर्खास्त करने का ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था। तो ये थी उस रॉ जासूस की कहानी जो डबल एजेंट था, काम रॉ के लिए करता था लेकिन CIA के लिए भी काम करता था। और कहते हैं कि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अमेरिका जो करना चाहता था रविंदर सिंह का, वो इराक के उन हथियारों के लिए जिन हथियारों के दम पर अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। आपको याद होगा कि रासायनिक हथियार हैं और ये हैं, और सद्दाम हुसैन हमेशा इनकार करता रहा। तो उसका ये था कि इराक और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तो एक रॉ का कोई ऐसा बंदा जो ये बता सके, क्योंकि हो सकता है गुपचुप तरीके से सद्दाम हुसैन भारत को ये इन्फॉर्मेशन दे, भारतीय खुफिया एजेंसी को दे, तो उसके ज़रिए अमेरिका दुनिया को ये बता सके कि देखो हम गलत नहीं थे, क्योंकि इराक पे हमला करने के बाद भी कभी वो हथियार तो मिले नहीं। तो ये था कि शायद इनके ज़रिए कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे दुनिया को ये कन्विंस किया जा सके कि हमने अटैक गलत नहीं किया था इराक पर। इसके इस्तेमाल के लिए रविंदर सिंह का काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, और हालांकि वो कितना सक्सेसफुल रहा कितना नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इराक के ख़िलाफ़ आज भी अमेरिका वो सबूत नहीं दे सका कि इराक के पास उस तरह के हथियार थे जिनको बेस बनाकर इराक पे हमला किया गया था और सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया था। तो ये थी कहानी गद्दार जासूस की। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और गाइज़ जासूसी की दुनिया की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सर्चेबल थी, इसलिए मैं जासूसी की दुनिया की एक नई स्टोरी आपके लिए लेके आया था। और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो केवल अपने इस चैनल पर इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ मैं छाँट करके लेके आता हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत ही मज़ा आता है सुनने में। तो गाइज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुननी होती हैं तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन, जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड स्टोरियाँ होती हैं वहीं यहाँ पे लेके आता हूँ। सबसे ज़्यादा सर्चेबल डिमांडेड स्टोरियाँ ही आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।